ठीक है, तो एपिसोड की शुरुआत में गीहुन को वापस गेम एरिया में लाया जाता है। वो फ्रंटमैन और वीआईपीज को मारने निकला था, लेकिन उसके ही सारे साथी मारे गए और अब सिर्फ 60 लोग ही बचे थे। इसके बाद वोटिंग होती है कि गेम कंटिन्यू करना है या नहीं। मेजोरिटी लोग अगला गेम खेलना चाहते थे, वहीं गीहुन वोट नहीं करता और सदमे में बैठा रहता है। लोग गीहुन का मजाक उड़ाते हैं कि वो बड़ा हीरो बनने निकला था और इतने सारे लोगों को उसने मरवा दिया। गीहुन को ये भी पता चलता है कि डेहो गोलियां लेने यहाँ आया था, लेकिन वो वापस नहीं गया और डर के यहीं बैठ गया था। अब गीहुन को लगता है कि डेहो की वजह से उसके साथी मारे गए और वो उसे गुस्से में घूरने लगता है। इसके बाद इन्हें अगले गेम के लिए ले जाया जाता है, जिसमें सभी लोगों को 2 टीम्स में बांट दिया जाता है। गेम का नाम है हाइड एंड सीक, यानी छुपन छुपाई। ब्लू टीम वालों को भूल भुलैया जैसी जगह में छुपना है, वहीं रेड टीम वालों को उन्हें ढूंढकर मारना है। ब्लू टीम वालों को एक एक चाबी दी गई थी गेट्स खोलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए, वहीं रेड टीम वालों को एक एक चाकू दिया गया था जिससे वो ब्लू टीम वालों को मार सके। इन्हें गेम पास करने के लिए कम से कम एक प्लेयर को तो मारना ही है और ब्लू प्लेयर्स को पास होने के लिए एग्जिट डोर ढूंढना है। म्योंगी जुनही के साथ और योंगसिक अपनी मदर के साथ टीम बदल लेते हैं क्योंकि वो किसी को मार नहीं पाएंगी। गीहुन रेड टीम में था और वो डेहो को घूरे ही जा रहा था, तो डेहो गुस्से में उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारा प्लान ही घटिया था। अगर हम लोग गेम अरीना में रहकर 0 ग्रुप वालों को मार देते तो अगले दिन इनका ग्रुप वोटिंग जीत जाता और ये सब शांति से घर चले जाते। लेकिन गीहुन को तो क्रांति लानी थी, तो जितने भी लोग मरे हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ गीहुन है, तो मुझे घूरना बंद करो। लेकिन गीहुन के दिमाग में ये सारी बातें नहीं जाती और वो डेहो को मारना चाहता है। इसके बाद गेम शुरू होता है और ब्लू टीम वाले गेम एरिया में इधर उधर छुप जाते हैं। वहीं नामगू म्योंगी के साथ टीम बना लेता है क्योंकि साथ मिलकर किसी को मारना ज्यादा आसान होगा। गेम शुरू होता है और ये लोग ब्लू टीम वालों को ढूंढने लगते हैं। युनजो, जुनही और गुमजा एक साथ टीम बना लेती हैं। उन्हें पता चलता है कि इन्हें 3 तरह की चाबियां दी गई हैं, जिनके शेप अलग अलग है और इनसे अलग अलग दरवाजे खुलते हैं। वहीं गीहुन तो बस डेहो को ढूंढता फिर रहा था। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। म्योंगी और नामगू एक आदमी को पकड़कर उसे साथ में मार देते हैं। वहीं फट्टू मिन्सू के हाथ थेनोस की नशे वाली गोलियां लग जाती है, जिसे वो खा लेता है। युनजो की टीम के पास एक रेड टीम वाला आता है और वो कहता है कि वो जुनही या तो उस बुढ़िया को मार देगा। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो युनजो उसे ही मार देती है। इधर म्योंगी और नामगू ने 2 लोग मार दिए थे और वो गेम जीत गए थे। लेकिन नामगू कहता है कि उन्हें जितने हो सके उतने ज्यादा ब्लू टीम वालों को मारना चाहिए, इससे लोग कम होंगे और इनाम की रकम बढ़ जाएगी और म्योंगी इसके लिए मान जाता है। वहीं इधर गीहुन को वो पागल शामन मिल जाती है, पर उसे तो बस डेहो को मारना था, तो वो उसे बता देती है कि डेहो कहाँ है। इसके बाद शामन को यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन उसे खोलने के लिए 3 तरह की चाबियां लगेंगी और वो बाकी चाबियां ढूंढने निकल जाती है। उसे जोंगडे मिलता है और वो उसे भी एग्जिट डोर के बारे में बताती है क्योंकि उसके पास 2 चाबियां थी। वहीं इधर जुनही का डिलीवरी का समय हो गया था, तो वो एक कमरे के अंदर अपने बच्चे को जन्म देती है। तभी एक आदमी यहाँ अटैक करने आता है, तो हुंजो उसे भी मार देती है और इस चक्कर में उसे एग्जिट डोर मिल जाता है और इनके पास तो 3 चाबियां पहले से थी। वो बाकियों को बताने जाती है कि उसे एग्जिट डोर मिल गया, लेकिन तभी उसे पीछे से कोई चाकू मार देता है। ये म्योंगी था, जुनही का बॉयफ्रेंड। वो इसके बाद यहाँ से चला जाता है क्योंकि अगर नामगू ने इन्हें देख लिया तो वो इनको मार देगा। इधर शामन और जोंगडे एग्जिट डोर को खोल लेते हैं, लेकिन जोंगडे बाहर निकलकर दरवाजा लॉक कर देता है और फिर मिन्सू यहाँ आता है जो कि नशे में भंड था और वो शामन को मार देता है। दूसरी तरफ गीहुन भी डेहो को ढूंढ लेता है। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जीना है। और दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है और आखिर में गीहुन उसे मार डालता है। इधर जुनही और गुंजा एग्जिट डोर के पास आ गई थी, पर तभी यहाँ गुंजा का बेटा योंगसिक आ जाता है। उसने अब तक किसी को नहीं मारा था और टाइम खत्म होने वाला था। वो जुनही को मारने की कोशिश करता है तो गुंजा उसे कहती है कि तुम मुझे मार दो, वो वैसे भी बूढ़ी हो गई है। योंगसिक अपनी मदर को नहीं मार सकता था। वो जुनही को मारने जाता है तो गुंजा उसे ही मार देती है और ये गेम एंड हो जाता है। जो भी लोग पास नहीं हुए
हुए थे उन्हें गार्ड्स मारने लगते हैं। हम देखते हैं कि वीआईपीज भी गार्ड्स बन के यहाँ आए थे ताकि अपने हाथों से प्लेयर्स को मार के मजा ले सके। खैर अब यहाँ सिर्फ 25 लोग ही बचे थे, यानी सबको 10-10 करोड़ मिल सकते हैं। फिर से वोटिंग होती है और फिर से ज्यादातर लोग गेम को कंटिन्यू करने के लिए वोट करते हैं। गुंजा इनसे भीख मांगती है कि इस बच्चे के लिए गेम को एंड कर दो, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। अब रात को गुंजा गीहुन के पास जाती है और उसे समझाती है कि डिप्रेशन से बाहर निकले और जुनही के बच्चे का ध्यान रखे। और अगली सुबह सब देखते हैं कि गुंजा भी लटक गई थी। इसके बाद इन्हें अगले गेम के लिए ले जाया जाता है और गीहुन जुनही से कहता है कि बच्चा मुझे दे दो, क्योंकि जुनही के पैर में मोच आ गई थी। अगला गेम था रस्सी कूद और सारे वीआईपी ग्लास के पीछे से ये गेम देख रहे थे। गेम को मजेदार बनाने के लिए वो बच्चे को भी इस गेम में शामिल कर देते हैं, यानी बच्चे को भी गेम पास करना होगा। गेम जीतने के लिए सभी प्लेयर्स को इस पार से उस पार जाना था, लेकिन सामने एक रस्सी घूमती रहेगी और नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई थी। जुनही को बताया जाता है कि उसे अपने बच्चे को भी उस पार ले जाना होगा। अगर वो इस तरफ रह गया तो उसे मार दिया जाएगा। अब थोड़ी देर तक तो कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं करता। मिन्सू नामगू से कहता है कि नशे की गोलियां उसके पास है और उसे प्लेटफॉर्म पे फेंक देता है। उन्हें लेने के लिए नामगू आगे जाता है, लेकिन डिब्बी खोल के देखता है कि वो खाली थी, यानी मिन्सू ने उसे झूठ बोला और रस्सी उसे नीचे धकेल देती है और मिन्सू ने सेमी की मौत का बदला ले लिया। इसके बाद गीहुन उस बच्चे को खुद से बांध लेता है और जुनही से कहता है कि वो बच्चे को उस पार छोड़ के उसे लेने भी आएगा। गीहुन अब आगे जाता है और बड़ी मुश्किल से उस पार पहुंच जाता है। इसके बाद एक दूसरा आदमी भी उस तरफ पहुंच जाता है, लेकिन वो अपने पीछे वाले को धक्का दे के नीचे फेंक देता है और बाकी लोगों को यहाँ आने से मना कर देता है ताकि सारा पैसा उसे मिल जाए। बाकी लोग अब वहीं पर कूदते रहते हैं। गीहुन अब उस आदमी को धमकी देता है कि बाकी लोगों को आने दो वरना तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। इधर म्यूंगी जुनही को अपने साथ चलने बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि म्यूंगी ने हुंजो को मारा था। जुनही ये भी कहती है कि उसका पैर टूट चुका है तो वो उछल भी नहीं सकती, तो जुनही के लिए उस पार जाना नामुमकिन है। अब म्यूंगी उसे छोड़कर आगे चला जाता है। अब सिर्फ जुनही बाकी रह गई थी। वो गीहुन से कहती है कि वो उसके बच्चे का ख्याल रखे और वहाँ से नीचे कूद जाती है। अब वीआईपी सोचते हैं कि उसकी माँ तो रही नहीं, तो बच्चे को भी एलिमिनेट कर देना चाहिए। फ्रंटमैन कहता है कि इससे अच्छा हम बच्चे को भी एक प्लेयर बना देते हैं और उसकी माँ का नंबर उसे दे देते हैं, जिससे गेम मजेदार बन जाएगा। गार्ड्स आके बताते हैं कि गेम में अब सिर्फ 9 प्लेयर्स ही बाकी हैं, यानी सबके हिस्से करीब 30 करोड़ रुपए आएंगे। सब लोगों का ये सुन दिमाग खराब हो जाता है कि बच्चे को भी प्लेयर में गिना जा रहा है और उसे भी 30 करोड़ मिलेंगे और वो उस बच्चे को मारने जाने लगते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं कि अब से यहाँ खून खराबा बिल्कुल मना है। अब सिर्फ एक ही गेम बचा था और उससे पहले इन सबको डिनर पार्टी दी जाएगी। सब लोग डिनर करने जाते हैं जहाँ वो जितना चाहे खा सकते थे। वही बच्चे को भी दूध पिलाया जाता है। वीआईपी सब सोचते हैं कि अब तो इनाम की रकम काफी ज्यादा हो गई है, ये लोग तो गेम बंद करके यहाँ से चले जाएंगे। फ्रंटमैन कहता है कि ये आखिरी गेम भी जरूर खेलेंगे क्योंकि हम वोटिंग से पहले इन्हें गेम के बारे में बता देंगे। अब वोटिंग से पहले गार्ड इन्हें बताते हैं कि अगले गेम को जीतने के लिए इन्हें सिर्फ 3 लोगों को एलिमिनेट करना होगा और वो 3 लोग कौन होंगे ये फैसला भी आप लोग मिलकर कर सकते हैं। जोंग डे का ग्रुप ये सुन खुश हो जाता है कि ये तो बड़ा आसान गेम होगा। वोटिंग होती है और मेजोरिटी लोग गेम खेलने का बटन दबाते हैं। अब रात को ये लोग डिस्कस करते हैं कि हम गीहुन, उस बच्चे और उस पागल मिन्सू को मार देंगे और आराम से अगला गेम जीत जाएंगे और सारे पैसे लेकर अपने घर चले जाएंगे। और ये सब लोग इस प्लान के लिए हाथ मिला लेते हैं। रात को फ्रंटमैन गीहुन को अपने पास बुलाता है और उसे खंजर देते हुए बोलता है कि इसका इस्तेमाल करके उन सबको नींद में ही मार दो वरना वो लोग कल तुम्हें और इस बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। फ्रंटमैन उसके सामने फेस रिवील भी करता है जो देख गीहुन के तोते उड़ जाते हैं कि नंबर 1 ही फ्रंटमैन था। फ्रंटमैन उससे कहता है कि लोग बहुत बुरे होते हैं और उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए जाके उन सबको मार दो। हम देखते हैं कि फ्रंटमैन भी एक समय पर प्लेयर बन के यहाँ आया था और चेयरमैन इल नाम ने उसे भी एक खंजर दिया था ताकि वो सबको मार दे और फ्रंटमैन ने ऐसा ही किया था और गेम जीत गया था। लेकिन गीहुन किसी को मार नहीं पाता। उसे सेब्यूक का भ्रम भी होता है जो उसे याद दिलाती है कि वो एक अच्छा इंसान है। अब अगले दिन आखिरी गेम शुरू होता है जिसमें इन्हें एक बड़े से खंबे के ऊपर खड़ा किया जाता है। इस गेम का नाम है स्काई स्क्विड गेम। ये लोग रेक्टेंगल टावर पे खड़े थे और इनके सामने 2 और टावर थे। अब इन्हें दूसरे टावर पर जाने के लिए किसी एक इंसान को यहाँ से नीचे फेंकना होगा और ऐसा ही
इन्हें बाकी 2 टावर्स पर भी करना है। अगर इन्होंने किसी को नहीं फेंका तो ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे और राउंड तभी शुरू होगा जब ये टावर के बीच लगी एक बटन को दबाएंगे। अब इनके पास 15 मिनट थे ये सोचने के लिए कि किसे नीचे फेंकना है। जोंगडे का ग्रुप बोलता है कि इस बच्चे को फेंक देते हैं, वैसे भी इसकी माँ मर चुकी है तो ये जिंदा रह भी गया तो इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन गीहुन बच्चे को खुद से अलग करने को तैयार नहीं था। म्यूंगी बोलता है कि पहले राउंड में हमें मिन्सू को फेंकना चाहिए, गीहुन और बच्चे का अगले राउंड में सोचेंगे। म्यूंगी टावर के बीच लगा एक पाइप निकालता है और उससे मिन्सू को नीचे धक्का मार के गिरा देता है और ये सब लोग दूसरे टावर पे चले जाते हैं। लेकिन गीहुन इन्हें बच्चा देने को तैयार नहीं था। एक आदमी इन दोनों को ही नीचे गिराने आगे बढ़ता है तो गीहुन कहता है कि हम दोनों को फेंक दिया तो तीसरा राउंड कैसे जीतोगे, तीसरे राउंड में शायद ये लोग तुम्हें ही फेंक दें। ये सुन वो आदमी डर के पीछे हो जाता है। अब एक दूसरा आदमी बच्चा छुड़ाने जाता है तो गीहुन अपना खंजर निकाल कर उसे डरा देता है और तभी म्यूंगी उस पाइप से उस दूसरे आदमी को ही धकेल देता है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं कि म्यूंगी तो हमारी साइड था और अब म्यूंगी बताता है कि वो बच्चा उसी का है और वो उसे बचाना चाहता है। इन दोनों के पास हथियार थे तो जोंगडे का ग्रुप इनसे डर जाता है। जोंगडे का ग्रुप अब अपने ही एक आदमी की धुलाई कर देता है और कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले राउंड में इस बकरे को नीचे फेंक देंगे और गेम जीत जाएंगे। लेकिन बाबा गीहुन को ये सही नहीं लगता और इन सब में लड़ाई हो जाती है और ये लोग एक एक करके सबको नीचे फेंक देते हैं। अब बस वो बकरा ही बचा था जिसे ये लोग तीसरे राउंड में ले जाके मार सकते। पर वो बकरा कहता है कि मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या, और वो खुद ही नीचे कूद जाता है। अब सिर्फ गीहुन, म्यूंगी और वो बच्चा ही बचे थे। ये लोग अगले राउंड के लिए तीसरे टावर पे जाने लगते हैं लेकिन म्यूंगी उसका पाइप निकाल कर गीहुन से कहता है कि बच्चा मुझे दे दो और तुम उसी टावर पे रुक जाओ। यानी कि म्यूंगी बच्चे को नीचे फेंक कर अकेला विनर बनना चाहता था। गीहुन उससे कहता है कि मुझे उस तरफ आने दो, मैं खुद ही नीचे कूद जाऊंगा। लेकिन म्यूंगी को उस पर भरोसा नहीं था और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों ही टावर से नीचे भी लटक जाते हैं। दोनों काफी देर तक लटके रहते हैं और आखिर में गीहुन म्यूंगी को नीचे फेंक देता है। लेकिन उसने राउंड स्टार्ट करने वाला बटन तो दबाया ही नहीं था, यानी कि अब इन दोनों में से किसी को नीचे जाना होगा। गीहुन बच्चे को नीचे रख देता है और कैमरे में बोलता है कि हम रेस के घोड़े नहीं बल्कि इंसान हैं, जो भी मतलब है इसका, और फिर खुद ही टावर से नीचे कूद जाता है। यानी इस गेम का विनर है जुनही का बच्चा। भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। इसके बाद फ्रंटमैन को पता चलता है कि उनका आइलैंड डिटेक्टिव ने ढूंढ लिया है और पुलिस यहाँ आने वाली है, तो वो सबको यहाँ से निकलने को बोलता है। वो टावर पे जाके उस बच्चे को उठा लेता है और सब लोग इस आइलैंड को खाली कर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ ढेर सारे धमाके होते हैं और स्क्विड गेम का पूरा अरीना जल के तबाह हो जाता है। इसके बाद कहानी 6 महीने आगे जाती है। अब मैंने नोल की स्टोरी लाइन नहीं बताई। बेसिकली वो ग्वोनसुक को बचा के आइलैंड से भगा देती है और वो अब अपनी बेटी के साथ उसी मेले में काम करता है। नोल ने उसे अब तक ये नहीं बताया कि वो ही वो सोल्जर है जिसने उसकी जान बचाई थी। नोल को पता चलता है कि उसकी बेटी चाइना में है तो वो भी उसे लेने चाइना निकल पड़ती है। वहीं डिटेक्टिव इस सीजन भी कुछ नहीं उखाड़ पाया। वो आइलैंड तक पहुंचा भी तो फ्रंटमैन सब कुछ तबाह करके वहाँ से निकल गया था। वो घर जाके देखता है कि फ्रंटमैन ने जुनही की बच्ची उसके पास छोड़ दी है और उसके पास एक गोल्डन कार्ड भी था जिसे डिटेक्टिव एटीएम में डालता है तो उसमें इनाम की रकम यानी करीब 280 करोड़ रुपए थे। यानी कि इस बच्ची को अब डिटेक्टिव पालेगा। वोसुक गीहुन के उस होटल को चलाने का सोचने लगता है और उसमें रखा गीहुन का पैसा किसी ने चोरी कर लिया था। इसके बाद हम अमेरिका में गीहुन की बेटी को देखते हैं जिससे फ्रंटमैन मिलने आता है। वो उसे बताता है कि उसका फादर मर चुका है और उसे एक डिब्बा देकर यहाँ से निकल जाता है जिसके अंदर गीहुन की यूनिफॉर्म और वही गोल्डन एटीएम कार्ड था। यानी गीहुन के होटल से वो पैसे फ्रंटमैन ने चुराए थे और उन्हें ले जाकर गीहुन की बेटी को दे दिए। हम अमेरिका की गली में भी एक लड़की को डाकची खेलते हुए देखते हैं। यानी कि फ्रंटमैन अब स्क्विड गेम्स को अमेरिका में करवाने वाला है और स्क्विड गेम का सीजन 3 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह सीजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है तो वो इसे इतनी आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं और इसका अगला सीजन भी जरूर आएगा जो अमेरिका में बेस्ड होगा। इसलिए गीहुन को इतनी गंदी एंडिंग दी गई थी ताकि इसे आगे कंटिन्यू किया जा सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।